नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मनु भंडारी की रचना रजनी। अब देखें, हमने अब तक पढ़ा था रजनी ट्यूशन की दुकानदारी के विरुद्ध कितना संघर्ष करती है। वह शिक्षा निदेशक से मिलती है, अमित के हेडमास्टर से मिलती है, समाचार पत्र के कार्यालय जाती है, संपादक से मिलती है और बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती है। अब देखो, जो नया दृश्य है वो पिछले दृश्य में हमने पढ़ा था कि रजनी किसी मीटिंग की बात करती है और अब जो नया दृश्य है वो उसी मीटिंग का दृश्य है। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं। इसे बाकायदा फोकस करना है, दिखाना है इसे प्रेस वालों को। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर जाती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, रजनी का संबोधन। इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, थोड़ा रुककर बताती है। ये भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता थोड़ा रुक कर के जैसे वे घर के और किसी काम में ज़रा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका सभी लोग लगाते हैं। कैमरा उसके पति पर भी जाएगा। इस समय रजनी की इस बात पर उसके पति को दिखाया जाएगा। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। कब? जब माएँ इस लायक नहीं हो सकती कि बच्चों को पढ़ाए और जब जो पिता जो है वो जैसे घर के और कामों में मदद नहीं करते वैसे बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, तब ट्यूशन ज़रूरी होता है। रुक कर बताती है, बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उनका गुजारा ही ना हो। यानी कि एक समस्या ये भी है उन टीचर्स की कि उन्हें प्राइवेट स्कूलों में इतनी कम तनख्वाह मिलती है जिससे कि उन्हें ट्यूशन करवाने की मजबूरी हो जाती है, नहीं तो उनके घर का काम ही नहीं चलता। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मामला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। अब कौन से आंदोलन का मामला मिला? प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह को लेकर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए। फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बताती है कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। यानी ऐसा नियम बन जाए कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। फिर थोड़ा रुक कर बताती है, ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर ज़बरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड यानी कि हम सब सहमत है कि आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और ये दृश्य मीटिंग का यहीं पर समाप्त होता है। नया दृश्य शुरू होता है रजनी के फ्लैट का। समय है सवेरे का। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। यानी कि जैसा तुमने प्रस्ताव रखा था वैसा का वैसा बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। उसके चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव देखा जा सकता है। रजनी
तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसको, खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती है। यानी कि यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से रजनी का आत्मविश्वास प्रकट हो रहा है कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कोई अन्याय ऐसा नहीं जिसे मिटाया ना जा सके। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रजनी, सच में वास्तव में मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद, यानी कि 2 महीने से तो मेरी धज्जियाँ बिखेर रहे हो तुम कि हमने ठेका ले रखा है सारी दुनिया का, ये वो कितनी बातें कर रहे थे। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन कहती है, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, मिठाई लेकर आते हैं क्योंकि वो जीत गए हैं। और अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखो क्या संदेश देती है ये रचना हमें कि अन्याय चाहे कैसा भी हो, किंतु यदि आंख बंद करके हम उस अन्याय का सामना करेंगे तब हम कभी उस अन्याय को नहीं मिटा सकते। किंतु यदि डटकर हम उसका मुकाबला करेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ यदि हम संघर्ष करेंगे, उसके विरोध उठ खड़े जाएंगे, आंदोलन छेड़ देंगे, तब वो चाहे कितनी ही गहरी जड़ें उसकी क्यों ना हो, उस अत्याचार की, उस अन्याय की, उस शोषण की, हम उसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ यदि हम डट करके खड़े हो जाएं तो देखो रजनी ऐसा ही करती है। यानी कि वो भी इस अंश की समस्या क्या थी, शिक्षा को व्यवसाय का माध्यम बनाया गया था। अमित का उदाहरण मिल गया रजनी को, और उस उदाहरण को लेकर के रजनी ने इतना संघर्ष किया, और संघर्ष करके उसने आखिर अमित को, उसके परिवार को और उसके जैसे ही अन्य अनेक ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होने के बाद भी ट्यूशन के लिए विवश किए जाते हैं, और यदि वे ट्यूशन नहीं लेते हैं तो उनके नंबर काट लिए जाते हैं, उन सबको राहत की सांस लेने को मिलती है रजनी के कारण, रजनी के संघर्ष के कारण। और रही बात सब लोगों ने इस संघर्ष में बहुत अधिक सहयोग किया रजनी का, संपादक महोदय ने, पेरेंट्स, अभिभावकों ने, आदि ने, सब ने सहयोग किया रजनी का। तो कहने का आशय ये है कि अत्याचार चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, जुल्म करने वाला कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु यदि आत्मविश्वास के साथ यदि विरोध की आवाज़ उठाई जाए तो कोई भी अत्याचार इतना बड़ा नहीं, यानी कि आत्मविश्वास के साथ हम उसको ख़त्म कर ही सकते हैं, जिस प्रकार रजनी ने ऐसा किया। लीलाबेन और अमित, यानी अमित और अमित की माँ को शुरुआत में यह असंभव सा ही लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि रजनी आंटी कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगी स्कूल में, जब अमित वापस स्कूल जाएगा तब उसके साथ पक्षपात किया जाएगा, क्योंकि रजनी आंटी के द्वारा यदि वहाँ पर अमित के नाम पर ऐसा कुछ बवाल हुआ तो उसके साथ इस प्रकार की समस्या आ सकती है। किंतु रजनी ने सब कुछ सोच समझ करके, और इतने बड़े जो रैकेट चल रहा था ट्यूशन का, उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके आखिर उसने विजयश्री प्राप्त कर ली। तो आइए बात करते हैं हम प्रश्नों के बारे में। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्यों? वह अमित से बहुत स्नेह करती थी? ऐसा कुछ नहीं, स्नेह तो करती थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई गंभीरता से लिया। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि वो अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था, सिर्फ ये भी कारण नहीं था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। ठीक है, यही उत्तर होगा। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक़ था? ऐसा कतई नहीं था। तो इसका कारण ये है, उसने गंभीरता से लिया, अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए, ये कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। तो देखो काफ़ी हद तक ये सवाल हमें सही, ये जो बात है, ये संवाद जो है सही लग रहा है, क्योंकि यदि बच्चा कमज़ोर है
तो उसके माँ बाप को ट्यूशन लगवाना ज़रूरी लगता है, ज़रूरी है, बिल्कुल लगवाना ही चाहिए। और यदि हमें लगने लगे कि टीचर हमें लूट रहा है तो फिर हमें टीचर बदल लेना चाहिए, उस टीचर से ट्यूशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो संवाद है वो 100% बिल्कुल सही है। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसा कर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही? रजनी के पति ने कही। किस प्रसंग में? प्राइवेट स्कूल में कम तनख्वाह देकर अधिक पर दस्तखत करवाए जाते हैं, तो रजनी ने इस मुद्दे को भी उठाने की बात कही। इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है? इससे उसकी मानसिकता क्या है, यानी कि उसकी विचारधारा ऐसी है कि उसे लगता है कि उसकी पत्नी हर मसले को उठा करके उसे इश्यू बना करके उसके लिए संघर्ष करने लग जाती है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता? अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो रजनी का आंदोलन इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और संपादक रजनी का साथ न देता। क्या होता अगर संपादक रजनी का साथ न देता? अगर अखबार जो है वो अत्यधिक शक्ति रखते हैं जन जन तक किसी भी बात को पहुंचाने के लिए, किसी भी बात का प्रचार प्रसार करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है समाचार पत्र। यदि संपादक रजनी का साथ नहीं देता तो शायद रजनी को इतनी सफलता, इस हद तक सफलता नहीं मिलती जितनी उसे मिली थी। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? सबसे ज़्यादा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला। क्यों? क्योंकि अत्याचार सहन करने वाला जब तक सहन करता जाएगा तभी तक गुनहगार करने वाले की हिम्मत बढ़ती जाएगी और वो उत्साहित होता जाएगा शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, और वो करता जाएगा। इसीलिए अत्याचार करने वाले से अधिक गुनहगार जो है वो कौन है? अत्याचार को सहन करने वाला। यदि हम अत्याचार सहन करना बंद कर दें तो अत्याचार और गुनाह सब मिट ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि लोग सहन करना बंद कर देंगे तो अत्याचार करने वाले भी अत्याचार नहीं करेंगे। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? देखो, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा क्या है कि स्त्री सीधी सादी सरल और गृहिणी के रूप में हम सबको नज़र आती है और सब कुछ सहन करती है। वह कुछ भी हो जाए, कैसा भी अन्याय हो जाए तो वो चुपचाप सहन करती जाती है। किंतु रजनी का चेहरा जो है वो स्त्री चरित्र की जो धारणा हम लोगों को देखने को मिलती है उससे बिल्कुल भिन्न है। वह कभी भी अत्याचार सहन करने में विश्वास नहीं करती, शोषण सहन नहीं करती, गलत होने नहीं देती। वो न अपने साथ गलत होने देती है और न किसी अन्य के साथ। अपने आसपास के परिवेश से वो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और शोषण सबको मुक्त करने को ही अपने जीवन का ध्येय समझती है। तो इस प्रकार रजनी जो है वो सामान्य स्त्री चरित्र से बिल्कुल भिन्न है। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? मीटिंग के स्थान का विवरण, ये प्रश्न आप नहीं करेंगे क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा प्रश्न। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य है। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? बिल्कुल स्थान के आधार पर। नया दृश्य, जो पहला दृश्य है वो अमित के घर का दृश्य है, दूसरा दृश्य हेडमास्टर के कक्ष का है, तीसरा दृश्य जो है वो निदेशक महोदय का है, चौथा दृश्य जो है वो संपादक का है, फिर मीटिंग का है, फिर रजनी के घर का है। अच्छा, रजनी के घर का एक और आता है, हेडमास्टर के बाद रजनी के घर का और दृश्य आता है। तो इस प्रकार जो 7 दृश्य है बिल्कुल इनको अलग करने का जो आधार है बिल्कुल सही है। अलग अलग स्थान के आधार पर दृश्य परिवर्तित किए गए हैं तो बिल्कुल सही परिवर्तन किया गया दृश्य परिवर्तन। तो हम यदि इन दृश्यों को अलग करेंगे तो हम भी इसी आधार पर, इनको स्थान के आधार पर, स्थान और समय के आधार पर ही हम भी दृश्य परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप कर लेंगे बिल्कुल कॉपी के अंदर। और ये हो गई रजनी जो है पटकथा आपकी पूरी, और इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।